ताजमहल नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। कम से कम यही कहानी हम सबको सुनाई गई है। पर क्या इस दूधिया संगमरमर की खूबसूरती के पीछे कुछ और भी दास्तानें हैं, कुछ राज छिपे हैं? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जिसने हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। ये वो दावा है जो कहता है कि ताजमहल की नींव ही कुछ और है। मतलब क्या ये शाहजहां का बनवाया मकबरा नहीं, बल्कि एक पुराना शिव मंदिर था? और फिर आता है ये रहस्यमयी सवाल, ताजमहल के तहखाने में वो 22 दरवाजे हैं जिन्हें कभी खोला नहीं जाता। आपको पता है, हाल ही में इन दरवाजों को खुलवाने के लिए कोर्ट तक में अर्जियां दी गईं। आखिर इनके पीछे ऐसा क्या राज दफन है जो इतनी बेचैनी पैदा कर रहा है? और ये है वो कहानी जो जितनी मशहूर है उतनी ही खौफनाक, कि अपनी बेगम की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाने वाले बादशाह ने वाकई में ऐसा कोई क्रूर काम किया था। आज इन सभी दावों और कहानियों की पड़ताल करेंगे, एक एक करके। तो इन सारे मिथकों और दावों को परखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कहानी क्या है जिसे इतिहास मानता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए पहले उस आधिकारिक दास्तान को समझ लेते हैं। ये कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल की। कहते हैं कि 1631 में जब मुमताज ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ा, तो शाहजहां का गम का आलम यह था कि उन्होंने खुद को 1 साल के लिए सबसे अलग कर लिया था। और जब वो उस गम से बाहर आए तो उनकी दाढ़ी और बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। बस इसी गम में उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेगम के लिए एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जैसा दुनिया में पहले कभी ना बना हो। और ये कोई छोटा मोटा इरादा नहीं था। जरा सोचिए, उस दौर में बिना आज की टेक्नोलॉजी के 22,000 कारीगर लगातार 22 साल तक सिर्फ एक ही इमारत को बनाने में लगे रहे। ये अपने आप में एक मिसाल है कि इस काम को कितने बड़े, कितने विशाल पैमाने पर अंजाम दिया गया था। अब इस पर जरा गौर कीजिए, ये बात वाकई हैरान करती है। ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक ग्लोबल मिशन था। संगमरमर आया राजस्थान के मकराना से, तो जेड और क्रिस्टल मंगवाए गए चीन से, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन। सोचिए, इन सभी बेशकीमती चीजों को आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का एक पूरा का पूरा बेड़ा लगा हुआ था। तो चलिए कहानी वाला हिस्सा यहीं रोकते हैं और अब एक जासूस की नज़र से देखते हैं। अब वक्त आ गया है इन दावों को सबूतों की कसौटी पर कसने का। देखते हैं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आखिर कहते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 22 बंद दरवाजों की। हालिया विवाद की जड़ यही याचिका थी, जिसमें दावा किया गया था कि भाई इन दरवाजों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। तो क्या है इन बंद दरवाजों की हकीकत? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जिन्हें बार बार कमरे बोला जा रहा है ना, वो असल में कमरे हैं ही नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI ने साफ साफ बताया है कि ये एक लंबा सा गलियारा है जिसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। और ये कोई ताजमहल में अनोखी चीज नहीं है। हुमायूं का मकबरा देख लीजिए या दूसरी मुगल इमारतें, नींव को मजबूती देने के लिए ऐसी बनावट आम बात है। तो फिर इन्हें बंद क्यों रखा गया है? सीधी सी बात है, ताकि फालतू की भीड़ भाड़ से आने जाने से इस नाजुक इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इस पूरी बहस पर हमेशा के लिए ताला लगाने के लिए ASI ने 2022 में इन दरवाजों के पीछे की तस्वीरें खुद जारी कर दी। इन तस्वीरों में क्या देखा? सिर्फ सादी दीवारें और मरम्मत का काम, ना कोई मूर्ति, ना कोई रहस्य। तो मतलब मामला यहीं खत्म। अब आते हैं सबसे बड़े दावे पर, तेजो महल। चलिए दावे और सबूत को आमने सामने रखकर देखते हैं। दावा यह है कि ये एक मंदिर था, पर रिकॉर्ड बताते हैं कि ये जयपुर के राजा जयसिंह की एक हवेली थी। दावा है कि जमीन जबरदस्ती छीनी गई। वहीं रिकॉर्ड बताते हैं कि शाहजहां ने राजा जयसिंह को इसके बदले में 4 दूसरी हवेलियां दी थीं। और सबसे बड़ा सबूत, साल 1633 का वो शाही फरमान जो आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में मौजूद है, जिसमें इस जमीन के लेन देन का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। और अब वो कहानी जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या अपनी मोहब्बत की निशानी बनाने वाले शाहजहां ने सच में 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए थे? चलिए इस पे सिर्फ तर्क से सोचते हैं। क्या 20,000 लोगों के हाथ काटना प्रैक्टिकली मुमकिन है? जैसे ही 10-20 लोगों के साथ ऐसा होता, क्या बाकी के हजारों लोग अपनी बारी का इंतजार करते या जान बचा के भाग जाते? और इतनी बड़ी, इतनी भयावह घटना का जिक्र उस दौर की किसी भी किताब या किसी विदेशी यात्री के सफरनामे में क्यों नहीं है? कहीं भी नहीं। और सबसे ठोस बात यह है,
ताजमहल बनाने वाले कई प्रमुख कारीगरों ने ही बाद में दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद बनाने में मदद की। अगर हाथ ही कट गए होते तो ये कैसे संभव था? तो एक सवाल मन में आता है, अगर इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है तो फिर ये आई कहां से? और सबसे बड़ी बात, ये इतनी ज्यादा फैली कैसे? तेजो महालय वाली थ्योरी के पीछे एक नाम बार बार आता है, पीएन ओक। उनका इतिहास लिखने का एक बड़ा ही खास तरीका था, जो किसी सबूत पर नहीं बल्कि शब्दों की मिलती जुलती आवाज पर आधारित था। जैसे, क्योंकि वैटिकन सुनने में वाटिका जैसा लगता है, तो उन्होंने दावा किया कि वो एक हिंदू केंद्र था, या क्रिश्चियनिटी को कृष्ण नीति बता दिया। ये इतिहास नहीं बल्कि मनगढ़ंत बातों को लिखने का एक तरीका था, जिसे किसी भी इतिहासकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि एक अफवाह चलती कैसे है। देखिए इसका पूरा सफर। सबसे पहले एक किताब में कुछ लिखा गया, ठीक है। फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उसे करीब 20 साल पहले ही सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि यह मनगढ़ंत है, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन नहीं, फिर आया इंटरनेट का दौर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और बस इस दफन हो चुकी थ्योरी को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। नतीजा क्या हुआ? वही पुराने दावे, वही पुरानी अफवाहें नई याचिकाओं का चोला पहनकर आज भी अदालतों का कीमती वक्त बर्बाद कर रही हैं। लेकिन देखिए, ताजमहल की आलोचना सिर्फ इन अफवाहों तक ही सीमित नहीं है। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने इसे एक बिल्कुल अलग नज़र से देखा था। उनके लिए यह मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि एक बादशाह की दौलत और ताकत का वो दिखावा था जो आम इंसान की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। ये नज़रिया हमें याद दिलाता है कि इतिहास को देखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। इन तमाम विवादों, कहानियों और अलग-अलग नज़रियों के बावजूद एक सच अपनी जगह अटल है। ताजमहल आज भी वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है और भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक ऐसा प्रतीक है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और आते रहेंगे। और अंत में ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर जानकारी बस एक क्लिक पे मौजूद है, वहां सच और अफवाह के बीच की वो जो बारीक लकीर है, उसे पहचानना किसकी जिम्मेदारी है? अपने इतिहास को कैसे समझा जाए और कैसे सहेजा जाए, ये फैसला शायद हम सबको मिलकर करना होगा। सोचने वाली बात है ना?